तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, अभी हम इसका बनाएंगे सन। सन से सनलाइट जाएगी, सिर्फ इसमें एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा, वो है PS700। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे FD के पास, फिर जाएंगे PQ के पास, फिर जाएंगे CY के पास, फिर जाएंगे PC के पास, और PC से वापस कहाँ चले जाएंगे, फिर से PS700 में चले जाएंगे। तो ये क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ से घूम फिर के फिर से वापस आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो ATP जनरेट होगी यहाँ पर, किससे, ADP प्लस IP। ADP क्या होता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। एक ATP यहाँ पे जनरेट होगी और एक ATP कहाँ पे जनरेट होगी, यहाँ पर जनरेट होगी। तो कितनी ATP जनरेट हुई इस प्रोसेस में, दो। नॉन साइक्लिक वाले में सिर्फ एक हुई थी और एक ही NADPH बनी थी। इसमें कोई भी NADPH नहीं बनेगी पर दो ATP बन जाएंगी। ये थे हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पर अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ हमारे पास ATP है और NADPH है। पर हमें क्या बनाना है, मेन मोटिव क्या है, फोटोसिंथेसिस का मेन मोटो है फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज सिंथेसाइज करना। पर अभी ग्लूकोज नहीं बना है। जो ग्लूकोज बनने की जो पूरी जो प्रोसेस है वो कब होती है, वो होती है डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन से ये मतलब नहीं होता कि डार्क रिएक्शन सिर्फ रात को होगा। डार्क रिएक्शन होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है वो सनलाइट के इंडिपेंडेंट होता है। पर जो सनलाइट से किया हुआ जो हमारा पूरा फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं ATP और NADPH वो उन पर डिपेंडेंट होता है। तो जो हमारे जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन के साथ अंदर वो कौन कौन से हैं, डार्क रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर आएंगी कैल्विन साइकिल, और आएंगे हैच एंड स्लैक साइकिल। जो कैल्विन साइकिल है इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं इन नॉर्मल वे, और हैच साइकिल को हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। तो जो C3 साइकिल है कैल्विन साइकिल, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैल्विन, उन्होंने डिस्कवर की थी। और जो C4 साइकिल है वो हैच एंड स्लैक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे दोनों ने। तो अब जो हमारी कैल्विन साइकिल है ये होती है किन में होती है, ये होती है मोनोकॉट्स में, जो लेस एडवांस्ड प्लांट्स हैं ये उनमें होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है वो आता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये कार्बोक्सिलेशन के दौरान, किसके दौरान, कार्बोक्सिलेशन के दौरान कार्बोक्सिलेशन के दौरान किसके साथ जुड़ जाता है,
CO2 के साथ जुड़ जाता है। कार्बोक्सिलेशन मतलब किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब या कार्बन का मिल जाना। CO2 प्लस H2O कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और रुबिस्को क्या है? मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑफ द एटमॉस्फेयर है। रुबिस्को के साथ ये जो राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। ये रुबिस्को के साथ और एक रुबिस्को की प्रेजेंस में एक CO2 के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है? PGA बना देता है। PGA मतलब फोस्फोग्लिसरेट। कितने PGA मॉलिक्यूल बनाता है? 2 PGA बनाता है। और ये कितने कार्बन के होते हैं? 3 कार्बन ईच के होते हैं। फिर ये जो PGA है, ये सेकेंड, इसमें जो केल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? जो NADP होता है उसका रिडक्शन होकर वो NADPH में बदल जाता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस में कितनी ATP खर्च होती है? इस प्रोसेस में 12 ATP से फिर से 12 ADP बन जाती हैं। ओके, और रिडक्शन होकर ये बनाता है ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राइओस फॉस्फेट जब बन जाता है, इससे सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। फिर इसके बाद रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन मतलब ये जो हमारा रुबिस्को है इसको दोबारा से रीजेनरेट किया जाता है। रीजेनरेशन होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जो हमारी जो केल्विन साइकिल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन विच इज एडिंग ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट with CO2 from atmosphere in the presence of Rubisco to make first stable compound which is PGA, and फिर reduction होता है, reduction of PGA, और by reduction of PGA here comes triose phosphate, and after this there is regeneration, and in this process the amount of ATP which is being used is 6 ATP. From 6 ATP there comes 6 ADP, और ये रीजेनरेट होकर फिर से रुबिस्को के पास चली जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कितनी ATP टोटल खर्च हुई? 12 + 6 = 18। तो एक जो C3 साइकिल है उसमें जो टोटल खर्चा आता है वो है 18 ATPs का। और ये किसको सिंथेसाइज करने के लिए है? सिर्फ एक कार्बन को, सिर्फ एक कार्बन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए है। बाकी सारा जो है, जो ये हमारे पास जो ये 3 PGA आए थे, इनमें से सिर्फ एक कार्बन जो है वो प्लांट में सिंथेसाइज हो जाएगा। बाकी 5 के 5 वो चले जाएंगे दोबारा से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाने के लिए। तो हमारे ग्लूकोज में कितने कार्बन चाहिए होते हैं? 6 कार्बन चाहिए होते हैं। तो हमें ऐसी 6 कार्बन साइकिल दोबारा से करनी पड़ेगी, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। तो 6 कार्बन साइकिल का अगर जो हमें खर्चा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 18 × 6 कर देंगे। 18 × 6 करके जो आएगा वही एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने का खर्चा है। फिर अब हम देखते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे विच इज़ नोन एज ATP एक्सपेंसिव पाथवे, एनर्जी एक्सपेंसिव पाथवे। और उसमें क्या होता है?
First of all, it is performed in C4 plants, which are dicots, more advanced plant. So in the beginning of the chapter, we studied that chlorophyll and chlorophyll, the process of photosynthesis is done. तो क्लोरोफिल भी कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में होता है. तो जो ये हमारे जो मेसोफिल सेल्स हैं, इसमें होता है ग्रेना. मेसोफिल सेल्स में होता है हमारा ग्रेना, तो हम इनको लिखेंगे ग्रेनुअल. ये ग्रेनुअल है. और इनके नीचे ही होते हैं, जस्ट नीचे होते हैं बंडल शीथ सेल्स, और ये होते हैं ग्रेनुअल. इनमें ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है. तो इनमें जाहिर सी बात है, इनमें हमें जो लाइट ट्रैप्ड है वो ये जो ट्रैपिंग ऑफ लाइट है वो ये नहीं कर सकते, मेसोफिल सेल्स कर सकते हैं. और मेसोफिल सेल्स की लोकेशन कहाँ है? ये बिल्कुल जो हमारी जो वो होती है मिडल लेमेला होते हैं और बंडल शीट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. और जो ये बंडल शीट जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल मिडल जो लेमेला है उसके पास होते हैं. तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? फोस्फो इनॉल पायरुविक एसिड, पीईपी. और यहाँ पर आएगी एटमॉस्फेयर से कौन? CO2. अब CO2 मिलके किसके साथ? फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के साथ, जो कि कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है. देखो इसमें फॉस्फोइनॉल जो हमारा 3 कार्बन का होता है. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो होता है OAA, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड. और ये कितने कार्बन का होता है? ये 4 कार्बन का होता है. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो जो कि OAA है वो 4 कार्बन का बना है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहा जाता है. और वहीं जो हमारी C3 साइकिल थी, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो कितने कार्बन का बना? 3 कार्बन का बना, इसलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है. तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्यों इसको C3 बोलते हैं, इसको C3 साइकिल बोलते हैं, और क्यों इसको C4 साइकिल बोलते हैं. फिर जो ये OA है इससे बनता है मैलिक एसिड. और जो ये है ना, बस ये इतना जो काम है, इतना काम करने में कितनी ATP खर्च हो जाती है? 12 ATP जो है वो खर्च हो जाती है. और ये जो मैलिक एसिड है, अब इसका काम ख़त्म नहीं हुआ. ये जो मैलिक एसिड है ये कहाँ जाएगा? ये बंडल शीट सेल में जाएगा. बंडल शीट सेल्स में जाकर ये क्या करेगा? ये रिलीज करेगा 2 चीज़ें, एक तो CO2 और एक करेगा ये पायरुविक एसिड. और जो पायरुविक एसिड है ये तो दोबारा से चला जाएगा फोस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाने के लिए. और जो CO2 है ये दोबारा से यहाँ पर क्या परफॉर्म करेगी? केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल परफॉर्म करेगी RUBP से. ठीक है. तो और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था केल्विन साइकिल को, एक साइकिल को करने में कितना खर्चा आता है? 18 ATP का. तो अगर जो हम एक C4 साइकिल को करने का खर्चा देखेंगे तो कितने का है? 12 ATP प्लस 18 ATP इज इक्वल्स टू 30 ATP. तो इसीलिए C3 साइकिल में कितना लग रहा था?
सिर्फ 18 ATP, और C4 साइकिल में लग रहा है 30 ATP। तो इसलिए ये क्या है, एनर्जी एक्सपेंसिव पाथवे है। यहाँ पर हमारे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वहाँ पर हमारा कम खर्चा हो रहा था। पर जो ये है C4 जो प्लांट्स होते हैं, दे आर बेटर फोटोसिंथेसाइजर्स देन C3 प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे जो C4 प्लांट्स हैं, दे आर मोर एडवांस्ड, उनकी एनाटॉमी अलग होती है। क्रैंस एनाटॉमी जिसको हम बोलते हैं, जो लिख लीजिए, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी कैसी होती है, क्रैंस एनाटॉमी। तो इसीलिए जो क्रैंस एनाटॉमी वाले जो हमारे प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनमें जो मैलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उससे ये CO2 रिलीज करते हैं। तो इसीलिए जो ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब उसमें एटमॉस्फेयर में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ऑक्सीजन जो वो उसमें बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने की जगह वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और जो C4 प्लांट्स हैं, इनको अगर जो एटमॉस्फेयर में लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 भी है, तो भी ये they are not dependent of carbon dioxide which is present in atmosphere, but they have their own carbon dioxide, so they are more advanced and they are better photosynthesizers than C3 plants. So और जो फोटो रेस्पिरेशन है उसका प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। और ये किस में नहीं हो सकता, ये C4 प्लांट्स में नहीं हो सकता, बल्कि ये C3 प्लांट्स में होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था। और इसके अगर जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखें, तो बीच बीच में भी मैंने बताया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइक they may ask why electron transport system is known as Z scheme, why Kelvin cycle is known as C3 cycle, why Hatch and Slack cycle is known as C4 cycle. And they may ask write the formula for photolysis of water H2O molecule, write the definition for this, and when by which reaction, light reaction or dark reaction, the synthesis of glucose is done. Or they may ask about the experiment of different scientists. And there are many important questions from this chapter. And if you like this video, then please do subscribe my channel for more videos like this. And please hit the bell icon also, so whenever I will be posting any video, you will get that video. Thank you for watching.